मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे डैड का क्या होगा? मानता हूँ कि वो गुस्से वाले बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे सिवा उनके पास कोई नहीं। आप हैं ना डैड के पास अंकल? बाबा की कब्र पे कसम खाता हूँ कि तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। प्रिंटिंग रोक दो, कल की सारी हेडलाइंस ये होंगी। हमें इस केस को यहीं दबा देना चाहिए। मेरा मकसद साफ है और जानता हूँ कैसे हासिल करना है मुझे। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे बाप का हो। मेरे अल्फाज याद रखना। मेरा नाम जमील अहमद जामी है और तकरीबन 17 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए। शुरुआत जो मैंने की थी एज ए ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान से 2004 में एज ए अनाउंसर। डबिंग फील्ड उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी। डबिंग के हवाले से प्रोजेक्ट्स थे जो ईरानी कल्चर सेंटर में हुआ करते थे, तो वहाँ पर हमें बुलाया जाता था और ईरानी कल्चर सेंटर में जो उनकी मजहबी फिल्में हुआ करती थीं, मजहबी सीरियल्स हुआ करती थीं या सोशल सीरियल्स हुआ करती थीं, उन पर पहले फिल्में बनना शुरू हुई। और उस वक्त कंप्यूटर इतना ज़्यादा इन नहीं था और VHS पे ये सारा काम हुआ करता था। 5 VCR लगे होते थे। कौन से साल की बात हो रही है? ये बता रहा हूँ मैं आपको, 2004-5 की बता रहा हूँ। और उस वक्त 5 VCR लगे होते थे और उसमें कट करने का कोई वो सिस्टम नहीं था। आपने पूरा डायलॉग याद करके और फिर आपको बिठाना होता था डबिंग में किसी भी कैरेक्टर पर। अच्छा, वो थोड़ा सा मुश्किल काम था। आप रीटेक जब लेते थे तो मुश्किल हो जाया करती थी। जब डबिंग इंडस्ट्री बढ़ी तो सबसे पहले जियो ने द मैसेज एक फिल्म शुरू हुई थी 2007 में गालिबन। और 2007 में जब ये डबिंग स्टार्ट हुई जियो से, उस वक्त कंप्यूटर का दौर आ गया था। कंप्यूटर पर वेगास पर फिर ये एडिट होना शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता चला गया। होम अलोन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बेबीज़ डे आउट और टाइटैनिक, और उसके बाद फिर मेरा सुल्तान और बेताशा फिर सीरियल्स जो भी जियो पर बनती रही, उसमें कहीं ना कहीं मेरा कैरेक्टर मौजूद रहा और वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर ये डबिंग इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा सा और ग्रूम हुई, तो मुख्तलिफ चैनल्स ने इस पर काम करना शुरू किया। उनमें फिर उर्दू वन का नाम आता है। उर्दू वन ने इश्क़ ममनू शुरू किया। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो मुझे आज भी याद हैं। जियो की फिल्म थी माइकल कॉलिंस, उसका लीड रोल मैंने बोला था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद उर्दू वन का एक प्रोजेक्ट था आशियाना मेरी मोहब्बत का, उसमें एक कैरेक्टर था सलीम का और उस पर मेरी आवाज़ बिल्कुल फिट हो गई थी और बहुत अरसे चला वो। उसके दो सीज़न थे उसके और सब ने ही पसंद किया। अच्छा जी, बात सारी ये है कि डबिंग करते हुए एक तो सबसे अहम चीज़ उर्दू और उसके बाद आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। डबिंग के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी गले से बोलना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं सीने से बोलना चाहिए, लेकिन ये कैरेक्टर पर डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर किस तरह का है। अगर वो एक हेल्दी कैरेक्टर है और वो बात लो नोट में कर रहा है तो आपको थोड़ा सा सीने से बोलना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जब तारीख़ी फिल्में हम कर रहे होते हैं या तारीख़ी सीरियल्स कर रहे होते हैं तो उसमें लो नोट से बोलना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रख रखाव लेके चलना होता है। लेकिन आप जब सोशल सीरियल्स कर रहे होते हैं तो उसमें आप गले से बोल सकते हैं, आपके पास मार्जिन होता है, उसमें थोड़ा सा चुलबुलापन लाना पड़ता है। चुलबुलेपन के लिए सीने से तो आप बोल नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें बहुत काउंट करते हैं किसी भी डबिंग प्रोजेक्ट के लिए और किसी भी डबिंग के लिए। जब आप एज अ डबिंग आर्टिस्ट आप अपने आप को इस फील्ड में लाना चाहते हैं। सिर्फ तुम्हें मजाक कर रही हो ना मुझसे? मजाक कर रही है मुझसे? जैसे कि शाहरुख बहुत अच्छा एक रिकॉर्डिस्ट है और बहुत सारी चीज़ें हम इनसे सीखते भी हैं। जो लाइंस स्क्रिप्ट में लिखी होती हैं वो या तो बड़ी होती हैं या छोटी होती हैं, तो उसको कम या ज़्यादा करने के लिए फिर हम अपने तौर पर लाइंस बनाना पड़ती हैं हमें अपने तौर पर, और उसमें फिर शाहरुख हमारा साथ देते हैं कि उसका सिंक बनाना शाहरुख का काम है कि उसको सिंक को किस तरह बिठाते हैं। मिसाल के तौर पर भी हम छोटा सा एक सीन है, इसको हम करके देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह जो है वो डबिंग जो है वो होती है। तो शाहरुख शुरू करते हैं। और कैसे हो बच्चों? ठीक है अमीन बाबा। अच्छा जी। और कैसे हो बच्चों? थोड़ा सा ऊपर है। और कैसे हो बच्चों? अगर कोई लाइन नीचे जा रही है ऊपर जा रही है उसको देखते हुए कि जमील भाई से दोबारा बोले, और दूसरे भी आर्टिस्ट जारी बातें शाहरुख के साथ बैठते हैं। तो ये सब चीज़ें शाहरुख का काम होता है बताना कि इसको इतना ऊपर बोलना है, इतना नीचे बोलना है। तो फिर जो है ये शाहरुख रिकॉर्ड करके और सीन बनाकर फिर हमें बताता है। और उसके बाद फिर पूरा सीन भी दिखाता है जमील भाई आपने
ये चीज़ इस तरह बोलिए। फिर हमें कोई चीज़ ऐसी लगती है कि जिसमें कुछ फंबलिंग है या वो सिंक नहीं बैठा हुआ, तो फिर उसको दोबारा से उस लाइन को किया जाता है। शुक्रिया बेटा। अब ये शुक्रिया बेटा, अब मिसाल के तौर पर शुक्रिया। अभी शुक्रिया बेटा बोला हुआ है, इसमें जब लाइन लिखी हुई थी तो सिर्फ शुक्रिया लिखा हुआ है। यास्मीन कहाँ है? अब चूंकि लाइन उसके मुंह पर जा तो रही है लेकिन वो सिंक नहीं आ रहा, तो इसमें बेटा जो है उसमें इजाफी कर दिया है कि शुक्रिया बेटा। तो ये सब चीज़ें स्क्रिप्ट को देखते हुए अपने तौर पर लाइनें बनानी पड़ जाती हैं। यास्मीन कहाँ है? अब ये यास्मीन का इसका सिंक बनानी, उसकी आंखें, उसके एक्सप्रेशन देखने होते हैं कि आप किस एक्सप्रेशन में वो बात कर रहा है, किस एक्सप्रेशन में वो क्या डायलॉग डिलीवरी दे रहा है। तो आपको भी उसी एक्शन को देखते हुए आपने वो डायलॉग बोलना है। मिसाल के तौर पर कंधे उचका रहा है तो जारी बात है आपको उस हिसाब से वो लाइन बोलनी पड़ेगी जिस तरह की उसका एक्सप्रेशन है। अगर वो थोड़ी भवें चढ़ाकर बात कर रहा है तो उस हिसाब से फिर आपको ये सब चीज़ें देखनी होंगी, जब जाके वो कोई चीज़ फाइनल होकर आती है हमारे पास। हाँ, ऐसा है कि यास्मीन ने कहा था कि वो कोई कैफे खोल लें, इसलिए मैं यही रुक गया। और मैं मदद करने आ गई। मैं खोल लेता बेटा। क्या उनकी तबीयत बहुत खराब है? नहीं ऐसा कुछ। मैं खोल लेता बेटा। अच्छा, ये लाइन देखें आप। मैं खोल लेता बेटा। अब इस लाइन में जाहिर बात है वो अपनी बेबसी जाहिर कर रहा, तो आपकी आवाज़ में और आपके डायलॉग में बेबसी थोड़ी सी आनी चाहिए। अगर आप इसको बिल्कुल फ्लैट बोल देंगे तो वो चीज़ बैठेगी नहीं। सिंक तो शायद हो सकता है बैठ जाए लेकिन उसका एक्सप्रेशन नहीं बैठेगा। अब शाहरुख इसको और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं किस तरह सिंक बनाया उन्होंने। मैं खोल लेता बेटा। क्या उनकी तबीयत बहुत खराब है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चेकअप। मैं खोल लेता बेटा। इसके लिए सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है ना, वो हमारी ज़बान से आशनाई है, उर्दू से आशनाई। चूँकि उर्दू हमारी ज़बान इतनी ख़राब हो चुकी है कि शायद अब बच्चे जब आ रहे होते हैं और बहुत सारे छोटे बच्चे जब ग्रूम कर रहे होते हैं, इवन के बड़े भी, नौजवान तबका भी जो यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होता है, तो वो उर्दू नहीं समझ पाता। खराब हो गया। हाँ, खराब हो गया। काफ नहीं सही बोल पाते और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं बोल पाते वो, जिसकी वजह थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर हैं। लेकिन बहुत मिस करते हैं तुम्हें इस बुढ़ापे में। तुम्हारा साथ चाहिए उन्हें। अगर पैशन है आप में और आप चाहते हैं कि डबिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बने, डबिंग करें, तो सबसे पहले तो उर्दू आपको बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। सिर्फ बेहतर नहीं, बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। और वो जो है बड़ा मुश्किल एक चैलेंज है, क्योंकि उर्दू हमारी ज़िंदगी से ऐसा लगता है कि निकल गई है। अच्छा तो अब शर्मा रहे, तुम शर्मा रहे। जिसे हम सब जानते हैं वो मरने वाला है, और जो कातिल होगा हम सब उससे भी अच्छी तरह जानते हैं। ये क्या मजाक? डबिंग इंडस्ट्री अभी छोटी इंडस्ट्री है, उसमें जो मुआवजा दिया जाता है ना, वो इतना काबिल कदर या खातिर खा नहीं होता है कि जिससे कोई शख्स अपना घर चला सके। हाँ, अगर दूसरे मुल्कों के से मुकाबले किया जाए या पड़ोसी मुल्क से ही, अगर भारत से ही अगर हमारा मुकाबले किया जाए, तो वहाँ पे डबिंग इंडस्ट्री बड़ी ग्रूम है और वहाँ के आर्टिस्ट को मतलब ये कि अच्छा मुआवजा मिलता है और अपना घर चला सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की डबिंग इंडस्ट्री भी छोटी है, लोग कम हैं इस इंडस्ट्री में। लोग आते भी इसी वजह से भी नहीं है कि इससे घर नहीं चल सकता, टाइम बहुत देना पड़ता है। अगर कहीं आप जाते हैं तो 8 घंटे 6 घंटे की शिफ्ट आपको देनी ही पड़ती हैं, और वो कलील मुआवजा होता है जिसमें आपके घर का गुजारा मुमकिन नहीं होता। लिहाजा फिर आप कुछ ना कुछ और भी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यूट्यूब के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी कर रहा होता हूँ या कुछ लिखने लिखाने का भी काम कर रहा होता हूँ, तो इस तरह करके गुजारा करना पड़ता है। बाकी अगर कोई सोचे कि डबिंग इंडस्ट्री में आकर वो अपने घर का गुजारा कर लेगा तो ये मुमकिन नहीं है।